नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य विधि, राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा, आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी ये जो व्याख्यानमाला है वह भारतीय संविदा विधि या भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के संदर्भ में है और हम आज चर्चा करेंगे अव्यस्क के करार के परिणाम के बारे में। अभी हम आपसे पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की थी अव्यस्क के द्वारा किए गए करार के विधि मान्यता के बारे में। विधि अव्यस्क द्वारा किए गए करार के बारे में क्या धारणा रखती है और विधि में उसकी क्या स्थिति है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे अव्यस्क के करार के परिणाम के बारे में, इफेक्ट्स ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट्स, कि जो माइनर द्वारा जो एग्रीमेंट किए जाते हैं उनका क्या असर होता है, क्या प्रभाव होता है। तो सामान्यतया अव्यस्क द्वारा करार पूर्णतः शून्य होता है। ये हमने पिछले व्याख्यान में आपसे चर्चा की थी कि सामान्य दशाओं में अव्यस्क द्वारा कोई करार किया गया तो वह पूर्णतः शून्य होता है, वोइड एब इनिशियो होता है। अब निम्न बिंदु हैं जो इस बात को और अधिक स्पष्ट करेंगे। किस बात को? कि सामान्यतः अव्यस्क का करार पूर्णतः शून्य होता है। तो इसमें हम दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आपको ये बताएंगे कि अव्यस्क द्वारा किया गया करार कैसे शून्य होता है। पहला बिंदु, विबंध का सिद्धांत या रूल ऑफ स्टॉपल। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 115 में इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है और विभिन्न पाठ्यक्रमों में अमूमन भारतीय साक्ष्य अधिनियम तृतीय वर्ष में पढ़ाया जाता है, जहाँ पर आपकी प्रक्रियात्मक विधि ज़्यादा आती है, वहाँ पर आप साक्ष्य अधिनियम पढ़ेंगे। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 115 क्या कहती है, आइए देखते हैं। कोई व्यक्ति किसी के विश्वास पर कोई कार्य करता है, कोई व्यक्ति किसी के विश्वास पर कोई कार्य करता है, मान लीजिए ए बी के विश्वास पर कोई कार्य करता है या बी ने ए से कोई वादा किया है कि आप मेरे लिए अमुक काम कर दीजिए, मैं आपके लिए ये करूँगा। तो इस दशा में क्या होगा, उसे या उसके प्रतिनिधियों को, किसे? बी, क्योंकि बी की प्रेरणा पर ए ने कोई कार्य किया है तो बी और बी के प्रतिनिधियों को क्या किया जाएगा, उसे या उसके प्रतिनिधियों को ऐसी बात के सत्य होने का विरोध करने का अधिकार नहीं है। ऐसी बात के सत्य होने का विरोध करने का अधिकार नहीं है। कैसे? मान लीजिए ए को बी ने कहा कि आप मेरे लिए अमुक काम कर दीजिए, मैं आपको इतनी रकम का भुगतान करूंगा। अब यहाँ पर शब्द आया है उसे या उसके प्रतिनिधियों, यानी बी और उसके प्रतिनिधि। मान लीजिए बी की मृत्यु हो जाती है तो उस दशा में उसके प्रतिनिधि, और बी जीवित है उस दशा में स्वयं बी। तो इन्हें क्या नहीं करने दिया जाएगा, उसे या उसके प्रतिनिधियों को ऐसी बात कौन सी, जो बी ने ए को कही थी कि आप मेरे लिए ये कर दीजिए, बदले में मैं आपको अमुक रकम दूंगा। सत्य होने का विरोध करने का अधिकार नहीं। यानी स्पष्ट शब्दों या दूसरे शब्दों में बी ने जो वादा ए से किया, ए को जो प्रेरणा दी, अब बी उससे मुकरना चाहता है या बी के प्रतिनिधि उससे मुकरना चाहते हैं या वो कहते हैं कि ये बात सत्य नहीं है, तो विधि उन्हें ऐसा करने से रोकेगी। यही विबंध का सिद्धांत है या रूल ऑफ स्टॉपल है कि विधि किसी व्यक्ति द्वारा कुछ कह दिया गया है तो उससे मुकरने का अवसर समाप्त कर देगी यदि उनकी दी गई प्रेरणा पर किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई कार्य कर लिया है। एक केस आता है सादिक अली बनाम जय किशोरी। सादिक अली बनाम जय किशोरी। इस केस में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विबंध अव्यस्क पर लागू नहीं होता है। विबंध
अवयस्क पर लागू नहीं होता है। जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है कि विबंध का सिद्धांत उस हर व्यक्ति पर लागू होगा जिसकी प्रेरणा से किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई कार्य कर लिया है। तो यहाँ ये जो साधारण सिद्धांत है साक्ष्य विधि का, ये सुरक्षा प्रदान कर रहा है अवयस्क या माइनर को। और सादिक अली बनाम जय किशोरी वाद में ये कह दिया गया कि विबंध अवयस्क पर लागू नहीं होता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। चूंकि अब कारण आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। सामान्य दशा में तो विबंध जो है वो सभी पर लागू होता है और विबंध एक बेहद सामान्य सिद्धांत है विधि का। तो यहां पर कह दिया चूंकि सारभूत विधि सब्सटेंशियल लॉ पर प्रक्रियात्मक विधि प्रोसीजरल लॉ लागू नहीं होती है। यहां पर भारतीय संविदा विधि को सारभूत या सब्सटेंशियल लॉ माना है और भारतीय साक्ष्य विधि को प्रक्रियात्मक विधि या प्रोसीजरल लॉ माना है। तो विधि का एक सामान्य नियम यह भी है कि जो सारभूत विधि है वह प्रक्रियात्मक विधि पर सदैव प्रिवेल करेगी या अधिभावी रहेगी। तो इस सिद्धांत के कारण से रूल ऑफ स्टॉपल या विबंध का सिद्धांत अवयस्क पर लागू नहीं होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सिद्धांत आता है प्रत्यास्थापना का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन या प्रत्यास्थापना का सिद्धांत, ये क्या होता है एक बार देखते हैं। माइनर के साथ करार या अवयस्क के साथ कोई करार किया गया है तो शून्य होगा। यानी माइनर या अवयस्क के साथ कोई करार किया गया है तो वो शून्य होगा। लेकिन क्या, असत्य बोलकर जो माल या वस्तुएं प्राप्त की गई है, असत्य बोलकर किसके द्वारा, माइनर के द्वारा। अब यहां छूट दी जा रही है माइनर को। विबंध में कह दिया, रूल ऑफ स्टॉपल में कह दिया, छूट दे दी गई कि माइनर पर लागू नहीं होता है। लेकिन प्रत्यास्थापना का सिद्धांत क्या है, ये क्या कह रहा है कि माइनर के साथ कोई करार हो तो वो तो होगा शून्य, लेकिन अपवाद असत्य बोलकर जो माल या वस्तुएं प्राप्त की गई है, असत्य बोलकर जो माल या वस्तुएं अवयस्क द्वारा प्राप्त की गई है उन्हें वापस लिया जा सकता है। द रिकवरी ऑफ थिंग्स एंड गुड्स इज पॉसिबल इफ माइनर सेज लाई, और जब तक कि वह उसके कब्जे में हो। ये कब तक होगा, या उन्हें रिस्टोर किया जा सकता है वस्तुओं को या माल को, कब तक, जब तक कि उसके कब्जे में हो। किसके, माइनर के। यही प्रतिस्थापना है। यानी रूल ऑफ स्टॉपल में तो कह दिया कि माइनर के विरुद्ध लागू नहीं होगा, लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या कहती है, ये भी इस बात की हिमायती है कि माइनर के साथ कोई करार हो तो वो शून्य होगा। लेकिन यदि माइनर ने या अवयस्क ने झूठ बोलकर, तथ्यों को छुपाकर किसी व्यक्ति से कोई माल या सामग्री या वस्तुएं प्राप्त कर ली है तो उन्हें वह व्यक्ति पुनः प्राप्त करने का हकदार है, लेकिन केवल तब तक जब तक कि वह वस्तुएं और माल उस अवयस्क के कब्जे में है। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रत्यास्थापना का सिद्धांत कुछ हद तक माइनर के विरुद्ध जा रहा है, अवयस्क के खिलाफ जा रहा है। इसका कारण क्या है, आइए कारण देखते हैं। संविदा शून्य होने के कारण स्वामित्व का अंतरण नहीं हुआ। उक्त परिस्थितियों में जहां माइनर ने झूठ बोलकर कुछ सामान प्राप्त कर लिया है, कुछ वस्तुएं या कुछ माल प्राप्त कर लिया है, तो ये विधि ये कह रही है कि संविदा शून्य हो गई तो माल के स्वामित्व का अंतरण हुआ ही नहीं। जो माइनर था उसके पास केवल वस्तुएं गई है, स्वामित्व नहीं गया, और स्वामित्व अभी भी मूल स्वामी के पास बना हुआ है या शेष है। अतः माल वापस लिया जा सकता है। और आगे देखिएगा, अवयस्क विधिक सुरक्षा का लाभ।
अब एवस के लिए एक हिदायत है कि एवस विधिक सुरक्षा का लाभ ढाल की तरह कर सकता है, न कि तलवार की तरह। अब हुआ ऐसा कि अगर रूल ऑफ स्टॉपल ही लगता है केवल, तो हर माइनर फायदा उठाएगा और हर मेजर नुकसान उठाएगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन लाकर माइनर पर कुछ पाबंदी लगा दी गई है, कुछ हद तक उसे बाउंड कर दिया गया है कि यदि झूठ बोलकर छल कपट से उसने कुछ वस्तुएं संविदा के किसी एक वयस्क पक्षकार से प्राप्त की हैं, तो वयस्क पक्षकार उन्हें वापस पा सकता है, प्राप्त कर सकता है, केवल तब तक जब तक कि वे माइनर के कब्जे में मौजूद हों। और ऐसा इसलिए कि विधि ये कहती है कि चूंकि संविदा हुई नहीं और संविदा नहीं हुई, तो वस्तुओं की जो मिल्कियत है, स्वामित्व है या ऑनरशिप है, वो अभी भी मूल स्वामी के पास ही मौजूद है, एवस के पास नहीं गई। तो मूल स्वामी को अधिकार है कि उन वस्तुओं को वापस रिकवर करे या उनका रेस्टिट्यूशन करवाए। और विधि ने यह कह दिया कि एवस विधिक सुरक्षा का लाभ ढाल की तरह कर सकता है, तलवार की तरह नहीं। अर्थात माइनर विधि का बेजा लाभ उठाकर किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो आज के इस ई व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं। आपसे पुनः भेंट करते हैं हमारे अगले ई व्याख्यान में। तब तक के लिए धन्यवाद।